हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बल गतिकी। इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। इस सेशन में हम लोग 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बहुत शॉर्ट में आंसर देना कैसे है, कुछ बड़ा नहीं है, बस शॉर्ट में आंसर देना है। दो लाइन बहुत है, तो वैसे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स ला सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आज हम लोग वही शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बल गतिकी। इस सेशन में हम लोग 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कोई ऐसी अभिक्रिया भी है जिसके अभिकर्मक की सांद्रता समय से घटती नहीं है, समय के साथ घटती नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई ऐसी अभिक्रिया है जो सांद्रता समय के साथ घटती नहीं है, वो समय के साथ बराबर ही रहती है या फिर बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है लेकिन घटती नहीं है। ऐसा भी कोई अभिक्रिया है? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज करने से हाँ ये ठीक है, रेड। तो देखते हैं क्या है। तो शून्य कोटि जो अभिक्रिया है वो इसका जो बेस हो जाएगा वो शून्य हो जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया में। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग जो है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है उसमें जो अभिक्रिया वेग होता है वह किस पे निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। अतः समय के साथ इन अभिक्रिया में अभिकर्मक जो है वह समय के साथ घटता नहीं है। अभिकर्मक का जो वेग होता है वह घटता नहीं है। इसलिए मतलब ऐसी कोई अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ नहीं घटती है, वह जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसका जो शॉर्ट में आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया। वो अभिक्रिया है जो अभिकर्मक के साथ सांद्रता जो है वह समय के साथ घटता नहीं है। तो इसका जवाब हो चुके हैं। इसका शॉर्टली आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या किसी अभिकर्मक की सक्रियण ऊर्जा शून्य होती है? इसमें सक्रियण ऊर्जा जो है वह शून्य होती है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं इनका जवाब। आर्हेनियस का जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा के, ये दिख नहीं रहा, ब्लैक ले लेते हैं। अभी का जो आर्हेनियस का जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा के इक्वल टू ए ई, माइनस में जाएगा ई ए बाई आर टी। ये हो जाएगा इसका समीकरण, किसका, आर्हेनियस का। वो तो दिख रहा, आप लोग को दिख रहा होगा, के बराबर जो हो जाता है, क्या हो जाता है, आर्हेनियस का समीकरण जो हो जाएगा के बराबर ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ये तो आर्हेनियस का समीकरण, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्या किसी अभिकर्मक की सक्रियण ऊर्जा शून्य होती है? तो आगे लिखा हुआ है, यदि ई ए बराबर 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ जो पावर में दिया हुआ ई ए, तो ई ए बराबर अगर 0 हो जाएगा और के बराबर हम लोग मान ले ए हो जाएगा, जो ये के है उसको बराबर में मान ले क्या, ए। तो जो ऊर्जा होती है अर्थात संघटक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि सत्य नहीं होता है। इसलिए जो ई ए जो होता है वह शून्य नहीं हो सकता। जो ई ए होता है वह शून्य नहीं हो सकता। किसके लिए शून्य नहीं हो सकता? ये अभिकर्मक सक्रियण ऊर्जा के लिए, या सॉरी, सत्य नहीं हो सकता, ये अभिकर्मक की सक्रियण ऊर्जा के लिए। तो क्या किसी अभिकर्मक की सक्रियण ऊर्जा शून्य होती है? तो ये नहीं होती है शून्य। अब ये जो है सक्रियण ऊर्जा को ई ए से प्रदर्शित किया जाता है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो ई ए जो है वह शून्य नहीं हो सकता। तो इसका आंसर मिल गया होगा आप लोग को। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, टी एरो दिया हुआ है, टी एरो में है, एरो में हो जाएगा ए, शायद यहाँ पे अल्फ़ा होगा,
यहाँ पे अल्फ़ा ही होगा, टी एरो में अल्फ़ा के लिए आर्हेनियस समीकरण के लिए वेग स्थिरांक से के का मान ज्ञात करें। वेग स्थिरांक से किसका मान ज्ञात करना है? के का। के का मान ज्ञात करें। क्या यह मान भौतिक रूप से संभव है? क्या यह जो मान है वह भौतिक रूप से संभव है? तो आर्हेनियस का जो समीकरण हो जाता है, चाहे वह के बराबर हो, ए बराबर हो या फिर टी बराबर हो, वह एक ही होता है। ए ई पावर में जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, ये होता है इसका समीकरण किसका? आर्हेनियस का। तो आर्हेनियस का समीकरण तो पता है, लेकिन यहाँ जो टी ए एरो अल्फा दिया हुआ है, तो यदि टी एरो अल्फा, तो टी ये जो है उसको अगर के मान ले, तो के बराबर यहाँ ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या था? के को अगर ए मान ले तो इसलिए के को अगर ए मान लेंगे तो यहाँ पर जो टी है या तो ए जाएगा या फिर टी जाएगा या फिर के जाएगा। तो इसलिए जो ये जो है सक्रियण ऊर्जा ई ये जो हो जाता है वह 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। 0 होना संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टी एरो अल्फा के लिए आर्हेनियस समीकरण के लिए वेग स्थिरांक से के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान तो हम लोग को पता चल गया है। के का मान क्या हो जाएगा? के इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? के इक्वल टू हो जाएगा ए ई, ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, ये हो जाएगा हम लोग का के का मान। के का मान हम लोग का ये हो जाएगा। और इसमें जो पता करना था हम लोग का, इसमें जो क्या पता करना था, मान तो ज्ञात हो चुका है। क्या यह मान जो है वह भौतिक रूप से संभव है, ये बताना है। तो भौतिक रूप से संभव नहीं है किसका मान? ये जो है के का मान। तो इसका जो सही जवाब था वो आप लोग के पास लाया गया है। तो एक बार आप लोग खुद पढ़ के देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ई ए बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। तो ई ए बराबर 0 जो है वह संभव नहीं है। तो इसमें जो भौतिक मान जो हो जाएगा भौतिक रूप से यह संभव नहीं है, तो इसका आंसर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ फोटो, सॉरी यहाँ पे वाइट कलर बार बार आ जा रहे हैं, एक कलर हम लोग चॉइस करते हैं। ये कैसा है? ये चलेगा? हाँ चलेगा। तो कुछ फोटो अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान धनात्मक होता है, क्यों? इस क्वेश्चन में बोला गया कि कुछ ऐसे फोटो अभिक्रियाएं हैं जिसमें डेल्टा मान का और डेल्टा जी का जो मान हो जाता है वह धनात्मक हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसका कुछ भाग अवशोषित होता है, हो जाता है, जो डेल्टा जी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जब कुछ भाग अवशोषित होगा तो वो किस में जाएगा? डेल्टा जो जी होता है उस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, मतलब उसके अंदर मिक्स हो जाता है। परिवर्तन मतलब बदलना, और परिवर्तित मतलब किसी के अंदर मिक्स हो जाना, तो वो उसके अंदर चला जाता है। तो इसलिए जो डेल्टा जी का मान होता है वह धनात्मक हो जाता है। तो इसका भी शॉर्ट आंसर था, हम आपको पहले ही बता दिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को 1 से 2 लाइन ही पढ़ना है, और इसमें जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें। तो आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मानते हुए कि लगभग सभी अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा कितना है? 52 kJ है। तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव होगा वो लिखना है हम लोग को। तो मान ले T1 मान ले कितना? 300 K। T1 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 300 K, और T2 कितना है? 310 K। 310 K हो गया। और ई ए जो कि सक्रिय ऊर्जा है, और इसका मान जो है 52,000 J बाई मोल, ये हो जाएगा। पूरा मान लिए हम लोग, यहाँ सब दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आर्हेनियस का समीकरण लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है K1 बाई K2 इक्वल में है ई ए बाई 2.303 R। आगे में है ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे अट नहीं पाएगा शायद, T2 माइनस T1 बाई T1 T2 अट गया। ये फार्मूला आर्हेनियस समीकरण का लॉग वाला, तो ये दिया गया है यहाँ पर इतना चौड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ भी। तो हमें K2 बराबर 2K1
अगर K2 बराबर हम मान ले 2K1 तो प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि तापमान जो है तापमान में जो 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि अभिक्रिया वेग में 2 गुना बढ़ती है। ये जो T2 है वो जो है 310 के हैं, 310 के हैं, और ये जो है 300। अब 300 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करता है, मतलब वृद्धि अभिक्रिया वेग में 2 गुना वृद्धि करता है। किसमें? ये जो है वह तापमान में। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि यह मानते हुए कि लगभग सभी अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा 52 kJ है, तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभिक्रिया वेग पर 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगी, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगी और 2 गुना वृद्धि होगी। वैसे भी आप समझ सकते हैं K2 जो है और K1 जो दिया हुआ है, अगर इन दोनों को मान लें K1 या K2 तो तब भी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 300 सिंपल है, 310 में 300 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ जो दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस उसी का दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है HCl व HBr को फोटो अभिक्रिया की संभाव्यता। HCl और HBr को फोटो सक्रिय फोटो अभिक्रिया की संभाव्यता एक समान है। हालांकि पहले उदाहरण HCl के लिए की क्वांटा क्षमता उच्च है, ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो HCl है और HBr है, ये जो है वो फोटो अभिक्रिया की संभाव्यता एक समान है। इन दोनों की जो ये संभाव्यता है वो एक समान है अभिक्रिया। लेकिन जो पहला उदाहरण है HCl, इसका क्वांटा क्षमता उच्च है। HCl का क्वांटा क्षमता उच्च है, तो ऐसा क्यों है वो पूछा गया है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रथम चरण जो होता है HCl, तो Cl+H2, इसको हम लोग अभिक्रिया में जब लाएंगे तो ये हो जाएगा HCl और एक H अलग चला जाएगा। तो ये जो है वह H जो है वह एक H यहाँ से आएगा और HCl के साथ अभिक्रिया बनाएगा, तो HCl हो जाएगा। बचा यहाँ पे एक H जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है HCl+H जो है अपक्षेपी है, ये अपक्षेपी है। जबकि जो है जो दिया गया है यहाँ पे, जबकि जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है Br, तो Br में जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं Br+H2, तो ये क्या हो रहा है HBr, और ये भी एक H यहाँ आएगा, ये एक H यहाँ चला जाएगा और एक H वहीं रहेगा। तो ये जो है वह ऊष्मा शोषी है, ये ऊष्मा को शोषित कर रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है और सिंपल सा ये उच्च क्षमता क्यों है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रथम कोटि अभिक्रिया 69.3 सेकेंड में 50% पूर्ण होती है, तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगाएगा? टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख दे रहे हैं। T1/2 0.693/K आ जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग को निकालना है 69.3 सेकेंड। तो दिया हुआ है 50% पूर्ण होता है, लेकिन जब हम लोग को 80% पूरा करना है तब हम लोग को टी हाफ निकालना है। तो हम लोग को टी हाफ दिया गया है, तो टी हाफ दिया गया है तो उसके लिए हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग टी हाफ बराबर 0.693, ये वाला जो फार्मूला था बाई के लिखते थे, अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। एक बार और फार्मूला लिख दे रहे हैं आप लोग को, T1/2 बराबर 0.693/K। अब K यहाँ चला जाएगा और T यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा K = 0.693/T हाफ, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे, डालेंगे यहाँ पे 1 मिनट, 7 नंबर क्वेश्चन था 0.693/69.3। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 जाएगा और यहाँ से हटाएंगे तो 000 जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो कटा, 69 से 69 कटा। अब बच गया 1/100, 1/100 लिखेंगे। इक्वल में जाएगा 100 में अगर हम भाग लगाएंगे 1 से तो प्राप्त होगा हम लोग को 0.01। तो हम लोग को इतना प्राप्त हो गया है, दिख रहा है आप लोग को। हम पूरा प्रोसेस मतलब एक एक करके बता दे रहे हैं आप लोग को। तो ये हम लोग को इतना प्राप्त हो गया। अब आगे दिया हुआ है कि 80% पूर्ण होने के लिए, ये ग्राफ भी दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए इसे। तो 80% के लिए ये फार्मूला यूज हो रहा है 2.303/k, जो कि हम लोग का k का मान निकल चुका है कितना, 0.01 प्रति मिनट सॉरी। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तब यहाँ पे हो जाएगा 2.303 बाई में चला जाएगा ये वाला log 1/0.2। अब log में गया है तो 0.2 का log क्या होगा वो आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, पीछे कवर में दिया होता है। तो इसका जो 2.303 और पावर में चला जाएगा 10⁻⁻2 और यहाँ पे log 5। तो इस प्राप्त होगा लास्ट वाला, ये इतना प्राप्त होगा। इसके आगे और कोई प्रोसेस हो नहीं सकता है। तो अंतिम जो प्रोसेस है बस ये इतना ही प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे मिल चुका है आप लोग को। तो 80% जो पूर्ण समय लगेगा वह पूरा आ जाएगा हम लोग का 2.303 इंटू 10⁻⁻2 log 5 मिनट, ये आ जाएगा हम लोग को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न गैसीय अभिक्रिया के लिए 2N2 जो कि गैस है वो अभिक्रिया कर रहा है, तो 2NO प्लस O2 में पार्ट कर रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है वो। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। अभिक्रिया वेग लिखे, यदि NO2 की सांद्रता में कमी का वेग 6.0 इंटू 10⁻⁻12 प्रति सेकेंड हो तो NO और O2 की सांद्रता में संदर्भ में वेग निरूपित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया वेग लिखना है। तो ये फिगर दिया हुआ है और जो अभिक्रिया वेग हो जाएगा वो हो जाएगा KNO2/2, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर 2 इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे शायद 2 बार दिया गया, नहीं ये जो 2N है, N2 जो है वह 2 बार आ रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका वेग ये हो जाएगा, वेग बराबर KNO2 पावर हो जाएगा और उसका भी पावर हो जाएगा। और सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NO की बढ़ती सांद्रता के लिए जो वेग हो जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। O2 की बढ़ती सांद्रता के लिए वेग जो हो जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है 3.0 इंटू 10⁻12 प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये इनका आंसर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन और शॉर्ट में है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ निरूपित करे, ये बताना हम लोग को। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, सिर्फ यही होगा और कुछ आगे है नहीं। तो इसमें जो था वही था कि हम लोग को ग्राफ निरूपित करना था। तो जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसके लिए जो अभिक्रिया वेग क्षमता होती है वह बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है। तो उसका कोई ग्राफ ही नहीं, मतलब बन सकता है, हो सकता है कि बने, लेकिन कोई निश्चित नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व समय के बीच ग्राफ निरूपित करना है। तो ग्राफ में एक सीधी रेखा मिलती है जो दर्शाती है कि शून्य कोटि अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और मान लीजिए ये सीधी रेखा है तो ये क्या दर्शाती है कि शून्य कोटि अभिक्रिया पर जो सांद्रता होती है वह निर्भर नहीं करती है और वह जो है वह समय पर भी निर्भर नहीं करती है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, साथ में समय पर भी निर्भर नहीं करती है। तो ये कौन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के बीच में हम लोग को बताना था। तो ये भी हो चुके हैं। हम लोग को सिर्फ शॉर्टली आंसर देते जाना है। और यहाँ पे जो आंसर आप लोग को लिखा हुआ प्रोवाइड किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग कैसे लिखेंगे वो बताया जा रहा है। आप लोग को लिखने का जो तरीका होगा वो ऐसा ही होगा। तो ज़्यादा उसमें झमेला नहीं करना है, लॉन्ग लॉन्ग लिखते गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। शॉर्ट में दो और एकदम परफेक्ट दो, एकदम जस्ट उसको सुन करके पूरा पॉइंट समझ में आ जाए कि क्या बोला जा रहा है। अब जैसे में कोई दुख, मतलब कोई दुख है, खुश है, सब है, उसके लिए क्या बोल सकते हैं, कोई एक लाइन। तो वैसा भी कुछ होगा ना, इमोशनल है, कुछ भी है, उसके लिए भी कोई वर्ड यूज किया जाता है। तो हर एक चीज़ के लिए अपना अपना टेक्निक होता है। तो आप लोग को भी अपना ही मतलब कोई ऐसा चीज़ लगाना है। वैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बता दिया गया है कि सेम ऐसे ही लिख सकते हैं आप लोग।
तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जितना आप लोग शॉर्टली कर सकते हो उतना कीजिए। हाँ, 10 नंबर का बोला तो आप कॉपी भर के लिखिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो लिखना है वो लिखिए, लेकिन 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उसमें आप लोग ऐसे ही लिखा कीजिएगा। तो क्वेश्चन हम लोग का 11 देखते हैं। प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.005 प्रति मीटर दिया गया है। तो अभिक्रिया का अर्धकाल जिसे टी हाफ कहा जाता है वो पूछा गया, समय निकालना है। तो यहाँ पे टी हाफ का फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया, ये है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे सेट करना है वेग स्थिरांक का मान दिया हुआ, यानी के को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। तो वेग स्थिरांक का मान निकालना है तो 0.623 बाई 0.005 पॉइंट आ जाएगा। 1 मिनट, 0.623 बाई 0.005 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी हट जाएगा, आराम से हट जाएगा। अब 5 में हम लोग 693 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 हो गया, एक बचा तो गया इसमें, तो 19 हो गया। तो 15 5 45 सॉरी 5 15 हो गया। तो 15 और 4 19 होता है। तो फिर 4 उधर चला गया, तो 8 5 40, बचा कितना, 3। अब 3 है तो उसमें क्या लगा सकते हैं, 3 में पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 6 5 30। तो हम लोग का इतना मिनट आ गया है, यहाँ पे पॉइंट होगा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट होगा। हम लोग का पूरा जो आंसर आ रहा है 138.6 मिनट आ रहा है। ये आ रहा है हम लोग का पूरा आंसर, एकदम सिंपल बेसिस पर है, आप लोग बना सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया की अर्ध आयु की गणना करें जिसका प्रतिक्रिया 10 स्थिरांक 5 वर्ष प्रति 1 है। तो हम लोग को 10 मतलब 5 साल का निकालना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला तो दिया हुआ है, वेग स्थिरांक भी दिया हुआ है, कितना, 5 साल का। अब 5 साल का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, सेम आएगा, 0.693 बटा में चाहेगा 5 ईयर लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं। तो 5 ईयर में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, थोड़ी देर पहले हम लोग 5 से लगाए तो 1 8 बचा, इतना चला जाएगा, सॉरी 5 3 5 15 हो जाएगा, और 43 आएगा तो 8 आ जाएगा, और पॉइंट में चला जाएगा 6, ये भी आ जाएगा 138 ईयर। आप लोग खुद भाग लगा करके देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलीय विलयनों के वैद्युत अपघटन में प्रायः प्लेटिनम एवं पैलेडियम जैसे पदार्थ क्यों प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो प्लेटिनम और पैलेडियम है वो जैसे धातु का क्रम क्रियाशील धातु है। ये जो धातु है वह एक ऐसी धातु है जो क्रमशील है। इसके लिए सामान्यतः ये क्रिया नहीं करती है। उत्पाद के साथ जब जलीय विलयन का ये अपघटन किया जाता है, जलीय विलयन में इसका अपघटन किया जाता है, एक ऐसी ये धातु है जो कम क्रियाशील होती है। ये जो धातु है वह कम क्रियाशील धातु है, और ये जो है वह क्रिया नहीं करती है, उत्पाद के साथ जलीय विलयन का अपघटन करती है। इसलिए जलीय विलयनों के वैद्युत अपघटन में प्रायः प्लेटिनम एवं जो पैलेडियम है वैसे जैसे धातु प्रयुक्त किए जाते हैं। ये कम क्रियाशील धातु है, इसलिए ये काम नहीं करते, उत्पाद के साथ ये जलीय विलयन का अपघटन करते हैं। ऐसे सिंपल सा लिख सकते हैं। तो ये भी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अमोनिया प्राप्त करने के लिए हाबर प्रक्रम में CO को घटाना क्यों आवश्यक होता है या क्यों जरूरी होता है। तो अमोनिया प्राप्त करने के लिए हाबर प्रक्रिया में CO को घटाना किस लिए जरूरी होता है वो देखते हैं। हाबर प्रक्रिया से हाबर प्रक्रिया से अमोनिया बनाने के लिए ठोस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। जब हाबर प्रक्रिया किया जाता है तो उसमें जो अमोनिया होता है उसको बनाने के लिए हम लोग को ठोस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ठोस क्या होता है, केमिस्ट्री का ये भी क्वेश्चन है, ठोस क्या होता है फर्स्ट चैप्टर का। तो ठोस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इतने आसपास होते हैं कि वो मतलब बहुत मजबूती होती है उसके अंदर। जब भी कोई अगर मान लीजिए एक लकड़ी को अपने पास रखे, एक लकड़ी को आप अपने हाथ से 8 मीटर दूरी तक रखें, तो क्या वो मजबूत हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
और फिर उसको बहाने, उतना दूरी में बहानेंगे तो वो मजबूत नहीं हो पाएगा। अगर एक लकड़ी के सामने 10 लकड़ी और रखे उसके ऊपर से आप बांधे और अगर तोड़ने की कोशिश करें तो वो मजबूत नहीं हो पाएगा। एक कहानी आप लोगों ने बचपन से ही सुनी होगी, 5 बेटे एक किसान, और जो उनका बेटा जो लोग था वो बिगड़ा हुआ था, उसको पास में लाने के लिए वो जो किसान है वह लकड़ी का गुच्छा लेकर आया था। तो एक लकड़ी निकाल कर दिया तो सबने तोड़ दिया, जब गुच्छा को तोड़ने के लिए बोला तो कोई नहीं तोड़ पाया। सेम वही है ठोस में, वो साथ में रहता है झुंड के साथ तो वो बहुत मजबूत रहता है। तो ठोस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है किसमें, अमोनिया बनाने के लिए। तो उत्पन्न जो CO जो होता है उसको हटाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो CO गैस जो है वो लोहे से अभिक्रिया कर Fe यानी CO बनाती है, तो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में होती है, जो कि जो कक्ष ताप होता है वह द्रव अवस्था में होती है तथा NH3 उत्पादन में बाधा उत्पन्न करता है। बाधा कौन उत्पन्न करता है, ये जो है CO गैस, ये उत्पन्न करता है NH3 उत्पादन में, क्योंकि उच्च ताप पर CO तथा H2 क्रिया करते हैं जिससे उत्पादन घटता है, जो कि क्रियाशील पदार्थ नहीं रहना चाहिए NH3 बनाने के वक्त, तो इसलिए CO को हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा एवं कुछ समय पश्चात तीव्र क्यों हो जाती है। तो आइए देखते हैं। एस्टर के जलायोजन के दौरान एक उत्पादन कार्बनिक अम्ल बनाता है। जब एस्टर का जलायोजन होता है उसके दौरान जो एक उत्पाद होता है वह कार्बनिक अम्ल बनाता है, जो उत्प्रेरक के भांति व्यवहार करता है, तथा अभिक्रिया को सक्रिय बनाता है। अतः एस्टर का जलायोजन जो है आरंभ में ही मंद यानी धीमा हो जाता है, बाद में तीव्र हो जाता है। जब एस्टर का जलायोजन किया जाता है तो शुरुआती तौर पर जो होता है वह बहुत धीमे धीमे प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे, लेकिन बाद में वो तीव्र गति से मतलब बहुत स्पीड से होने लगती है। इसलिए एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा हो जाता है और कुछ समय पश्चात वह जल्दी से होने लगता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है। सेमीकंडक्टर का विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जवाब है अर्धचालक में संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच अंतराल कम होता है। ये संयोजक बैंड और चालक बैंड कितने होते हैं, 2 होते हैं, संयोजक बैंड और चालक बैंड, याद रखिएगा। इनके बीच जो है वह अंतराल कम होती है। अंतराल मतलब दूरी बोल सकते हैं एक साइड से, तो उनके अंतराल कम होती है। अतः ताप बढ़ाने पर अधिक समय में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं। जब ताप बढ़ाया जाता है तो अत्यधिक संख्या में, ज़्यादा संख्या में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चालक बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। किस लिए, इसके अंदर संयोजन बैंड और चालक बैंड दोनों उपस्थित होते हैं जो कम अंतराल में होते हैं, उनकी दूरी बहुत कम होती है, और जब इसे ताप मतलब हीट किया जाता है तो ये अत्यधिक मात्रा में वो चालक बैंड में चले जाते हैं। यही इनका जवाब होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न का संक्षेपित नोट लिखे। ब्राउन नियम गति है और अभिक्रिया का अंतराल है, अर्धकाल है। तो ब्राउन नियम गति देखते हैं। पहले ब्राउन नियम गति जो है वो रॉबर्ट हुक ने दिया है। कब दिया है, 1827 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, मेन टॉपिक है। आप चाहे तो इन्हें आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर ऐसे जगह लिखिए जो आपको हर रोज देखना पड़े। हो सकता है स्टडी रूम आप लोग वहाँ पे चिपका सकते हैं इसको लिख करके। तो उन्होंने इस गति के बारे में पता लगाया, ब्राउन नियम गति के बारे में। कोलाइडी विलयन को सूक्ष्मदर्शी से दिखने पर पता चलता है कि कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से निरंतर गति करते रहते हैं, और जो कोलाइडी विलयन जो होते हैं वह टेढ़े मेढ़े गति से निरंतर करते रहते हैं। अंधेरे कमरे में एक छोटा से निकलकर प्रकाश मार्ग या प्रोजेक्टर के पर्दे पर पड़ने पर प्रकाश मार्ग से धूल के कण लगातार गति हुई दिखाई देती है। इसके कारण
इस गति के कारण जो है वह 1863 में जो बीनर है उनके द्वारा दिया गया है कि यह गति जो होते हैं कोलाइडी जो कण होते हैं वह परिक्षेपण माध्यम में अणुओं के साथ असमान रूप से टक्कर के कारण उत्पन्न होती है। ये किन्होंने दिया? बीनर द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1863 में। तो ये हो चुके हैं। देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है कोलाइडी कण का आकार तथा परिक्षेपण माध्यम की सायनता पर ब्राउनी गति निर्भर करता है। ब्राउनी गति निर्भर करता है। कोलाइडी कण जितने भी सूक्ष्म होते हैं और परिक्षेपण माध्यम की सान्यता जितनी कम होती है ब्राउनी गति उतनी ही अधिक होती है। कणों का आकार बढ़ने से ब्राउनी गति कम होता है और निलंबन से पूर्ण तप्त हो जाती है। ये जो ब्राउनी गति होती है वो किनके द्वारा दिया गया है? एक मिनट। ये जो दिया गया है वह रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया है। और कब दिया गया? 1827 ईस्वी में दिया गया है। और ये जो ब्राउनी गति है वह मतलब गति कम होने पर बढ़ने से ब्राउनी गति कम हो जाती है और निलंबन रूप से प्राप्त हो जाती है। तो अगला हम लोग का था अर्ध जीवन काल। अर्ध मतलब आधा, जीवन काल आधा जीवन काल के बारे में पता करना है। किसी भी प्रथम कोटि की प्रति के ठीक आधा संपन्न होने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध जीवन काल। प्रथम कोटि के प्रति के ठीक आधा, अर्ध मतलब आधा, संपन्न होने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? अर्ध जीवन काल। इसे हम लोग क्या टी हाफ से सूचित करते हैं। हम यहाँ पे यहीं तक था, टी हाफ से सूचित किया जाता है। ये ओवरलाइन है, इसे हम लोग टी हाफ से सूचित करते हैं। अर्ध जीवन काल क्या है? जो प्रथम कोटि की प्रति के ठीक आधा संपन्न होता है, जो समय लगता है उसे हम लोग अर्ध जीवन काल कहते हैं। इसे टी हाफ से सूचित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसे लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।